औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, आज हम इंशाल्लाह स्टैंडर्ड नंबर 14 जो कि डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट पे है, वो स्टार्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट बेसिकली सीएलसी को कहते हैं, जिसको नॉर्मली हम लोग रेफर कर रहे होते हैं अपनी डे टू डे कन्वर्सेशन में। तो बेसिकली देखें, इसमें इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड वैसे तो पता ही होगा, लेकिन एक उसके तौर पे एक दफ़ा हम फिर से चीज़ों को माइंड में ले आए। तो इसमें जब इंटरनेशनल ट्रेड होती है, जब बाउंड्रीज से निकल कर आप अपनी कंट्री की ज्यूरिसडिक्शन से निकल कर दूसरी कंट्रीज के साथ आप ट्रेड कर रहे होते हैं, खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर बहुत बड़ा फुकदान ट्रस्ट का होता है कि वो पेमेंट करे कि ना करे, वो शिपमेंट करे कि ना करे। एक पार्टी बायर होती है जिसको इम्पोर्टर कहते हैं, और एक पार्टी खरीदार बेचने वाली होती है जिसको आप एक्सपोर्टर कहते हैं। तो ये दो पार्टीज नॉर्मली इंटरनेशनल ट्रेड में होती हैं। अब इनको आपस में लेन देन करनी है। अब एक कहे कि मैं तुम्हें पेमेंट कर दूं, तुम शिपमेंट ना दो, तुम भेजो नहीं मुझे माल। और एक कहे कि मैं शिपमेंट कर दूं, तुम पेमेंट ना दो। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट होता है, जिसकी वजह से फिर इनको डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट की तरफ आना पड़ता है। लेकिन अगर इनका आपस में ट्रस्ट है, अगर ये रिलेटेड पार्टीज भी हो सकती हैं, इनके कोई पास्ट में इस तरह से कोई रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है कि जिसकी बुनियाद पर ये एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, तो वहां पर एलसीएस फिर नहीं खुलते, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट फिर नहीं होता, मतलब उसकी जरूरत नहीं पड़ती। उसके लिए फिर वो आपस में डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन करते हैं, कि जिसमें डीए डीपी बेसिस पर आपस में करेंगे, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, डीए डीपी बेसिस पे, या कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं बैंक कॉन्ट्रैक्ट, उसकी बेसिस पे करेंगे, जिसमें बैंक इन्वॉल्व होता तो है, बट बैंक की गारंटी नहीं होती। बस एक फर्क ये आप जहन में रख लें कि डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट वो ट्रेड फैसिलिटी है जिसमें बैंक की तरफ से गारंटी होती है पेमेंट की। तो ये फर्क है डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट में और डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन में। डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन में बैंक सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की हैंडलिंग करता है, उसके पास शिपमेंट के बाद डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वो हवाले कर देता है, उसके हवाले कर देता है, और पेमेंट्स को वो राउट करता है। इसके अलावा उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। अगर इम्पोर्टर डिफॉल्ट करे तो बैंक की कोई ऊपर उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं होती। वो शिपमेंट ना करे तो उसके बैंक के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं होती। इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन। लेकिन जहां पर आप क्रेडिट देते हैं, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट एलसी की बात आती है, तो वहां पर बैंक की तरफ से गारंटी आती है। लिहाजा एक बात याद रखिएगा, शरई तौर पर जब भी एलसी की बात आएगी तो उसमें गारंटी का पहलू होगा। शरई नुक्ता निगाह से लेटर ऑफ क्रेडिट में या डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट में ये बेसिकली दो कॉन्ट्रैक्ट्स का मजमूआ है शरई लिहाज से, एक वकालत का और दूसरा जमानत का। दो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बैंक वकील भी होता है, बैंक जामिन भी होता है। वकील इस हैसियत में कि वो कस्टमर के बिहाफ पर डॉक्यूमेंट्स को हैंडल कर रहा होता है, डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी कर रहा होता है। जो डॉक्यूमेंट्स वहां से आते हैं शिपमेंट के बाद, तो उनकी स्क्रूटनी कर रहा होता है। इस वजह से वो वकील है इस कैपेसिटी में। और जहां पर वो गारंटी कर रहा है कि पेमेंट करूंगा जब पेमेंट का टाइम आएगा, तो ये उसकी तरफ से गारंटी होती है। ठीक है, ये पूरा सिनेरियो आपके जहन में होना चाहिए। और लेटर ऑफ क्रेडिट, इसको थोड़ा सा हम बताएं तो एक्सप्लेन करें कि होता कैसे है। तो एक एक्सपोर्टर होगा जो कि माल शिप कर रहा होगा, एक इम्पोर्टर होगा जो माल परचेज कर रहा होगा। तो एक्सपोर्टर अपने कॉन्ट्रैक्ट्स डीलिंग के बाद दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट डील होती है, और उसमें प्रोफोर्मा इनवॉइसेज, उन चीज़ों का तबादला होता है, कि जिसमें पता चलता है इम्पोर्टर एक्सपोर्टर के दरमियान डील हुई है। और उसी डीलिंग में फिर वो ये डिसाइड करते हैं कि एलसी के थ्रू जो हम मतलब माल का आगे ट्रांजेक्शन करेंगे, वो एलसी के थ्रू करेंगे। एलसी के थ्रू करेंगे तो इम्पोर्टर अपने बैंक के पास जाता है, जो इम्पोर्ट कर रहा होता है वो अपने बैंक के पास जाएगा, और बैंक फिर उसको एलसी इशू करके देता है। एलसी इशू करने का मतलब ये है कि यहाँ का बैंक एक्सपोर्टर को एलसी भेजता है, एक स्विफ्ट मैसेज होता है, एक जो कि ऑब्वियसली उसके एक्सपोर्टर के बैंक को जाती है। एक्सपोर्टर के बैंक को वो मैसेज जाएगा, और इस तरह से एलसी ओपन हो जाएगी। उसमें टर्म्स कंडीशंस होती हैं
डॉक्यूमेंट्स के उसको बताया जाता है कि डॉक्यूमेंट्स किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं। तो यहाँ पर एक दूसरा पहलू ये भी है कि लेटर ऑफ क्रेडिट में सारी की सारी डीलिंग्स डॉक्यूमेंट्स के थ्रू होती है। जो एक्सपोर्टर है वो उन डॉक्यूमेंट्स, उन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के तहत, उन फरमाइशों के तहत डॉक्यूमेंट भेजने का पाबंद होता है। वो डॉक्यूमेंट्स भेजेगा, उस डॉक्यूमेंट को देखकर फिर पेमेंट की जाएगी एलसी की। तो ये सारी तफसीलात इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ये बस एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना था। तो सबसे पहले स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड्स में आते हैं। दिस स्टैंडर्ड कवर्स डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय एन इंस्टीट्यूशन। ये स्टैंडर्ड कवर करता है डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट को जो कि बैंक की तरफ से फराहम की जाती है, आइदर ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइंट ऑर्डर और फॉर द यूज ऑफ द इंस्टीट्यूशन। या तो किसी क्लाइंट के कहने पर एलसी इशू की जाती है, और वो जो क्लाइंट होगा वो इम्पोर्टर ही होगा। या फिर ये कि बैंक अपने लिए कुछ मंगा रहा हो तो बैंक खुद भी अपने बिहाफ पर अपने लिए वो एलसी इशू कर सकता है। इंक्लूडिंग ऑल टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। इस स्टैंडर्ड में तमाम एलसी की टाइप्स को और फॉर्म्स को कवर किया गया। द वेरियस स्टेजेस ऑफ देयर एग्जीक्यूशन, उनके मुख्तलिफ स्टेजेस को इस मरहले में, एलसी की ओपनिंग के मरहले में मुख्तलिफ स्टेजेस को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। एंड द रिलेशनशिप्स क्रिएटेड बिटवीन द पार्टीज टू द ट्रांजेक्शन, और इसमें जो रिलेशनशिप्स हैं इन पार्टीज के दरमियान उनको भी डिस्कस किया गया। फिर यहाँ पर सबसे पहले वो डेफिनेशन दे रहे हैं 2/1 में। यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ क्रेडिट, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। इसकी क्या डेफिनेशन है? डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट इज अ रिटन अंडरटेकिंग बाय अ बैंक नोन एज द इशूअर गिवन टू द सेलर। ये एक क्रेडिट होता है, एक वादा होता है पेमेंट का, वादा के लिए या गारंटी के लिए, जो कि बैंक की तरफ से होती है। बैंक की तरफ से एक अंडरटेकिंग होती है, एक गारंटी होती है, नॉन एज द इशूअर, उसको इशूअर कहते हैं। गिवन टू द सेलर, जो जो बेचने वाला है, जो सेलर एक्सपोर्टर है। द बेनिफिशियरी, जिसको बेनिफिशियरी कहते हैं। याद रखिएगा एलसी के टर्म में जब भी बेनिफिशियरी की बात आती है ना, तो इससे मुराद एक्सपोर्टर होता है। एज पर द बायर्स इंस्ट्रक्शन। अब बायर यानी एक इंपोर्टर होगा, उसको कहते हैं एप्लीकेंट या ऑर्डर, जो अप्लाई कर रहा होता है एलसी के लिए। और इशूड बाय द बैंक फॉर इट्स ओन यूज, अगर बैंक अपने लिए कर रहा है तो अपने इस्तेमाल के लिए। अंडरटेकिंग टू पे अप टू अ स्पेसिफाइड अमाउंट, वो ये अंडरटेक कर रहा होता है कि मैं एक स्पेसिफाइड एक सर्टेन अमाउंट पे करूंगा। फिर ब्रैकेट में ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, इन कैश, या तो कैश की सूरत में, और थ्रू एक्सेप्टेंस, या एक्सेप्टेंस के सूरत में। एक्सेप्टेंस किस चीज की? एक्सेप्टेंस होगी उस बिल ऑफ एक्सचेंज की। देखिए, जो एक्सपोर्टर जब डॉक्यूमेंट भेजता है ना, एक्सपोर्टर जब डॉक्यूमेंट्स भेजता है तो उसमें से एक डॉक्यूमेंट होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज हमने पहले भी शायद कहीं पर डिस्कस किया था। तो बिल ऑफ एक्सचेंज बेनिफिशियरी यानी कि एक्सपोर्टर इशू कर रहा होता है पेमेंट के लिए, कि जिसमें पेमेंट की वो डेट लिखी होती है, या एक सर्टेन पीरियड लिखा होता है कि इतने इस पीरियड के बाद आप पेमेंट करेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, वो समझ लें कि एक तरह का चेक होता है, बट चेक और इसमें फर्क होता है बहरहाल। लेकिन समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ एक तरह का चेक होता है। चेक वैसे नॉर्मली इंपोर्टर देता है, जो खरीदार है वो देता है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज जो सेलर है वो देता है। ये फर्क है चेक और उसमें, बिल ऑफ एक्सचेंज में। लेकिन खैर इतनी डिटेल में नहीं, बस आप ये समझ लें कि बिल ऑफ एक्सचेंज वो डॉक्यूमेंट होता है कि जिसमें इंस्ट्रक्शन, पेमेंट की इंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, इसके लिए भी एक अलग से स्टैंडर्ड है, इंशाल्लाह वो हम पढ़ेंगे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे ही इंपोर्टर बैंक के पास आता है, इशूइंग बैंक के पास, तो इशूइंग बैंक उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, या तो वो कैश बेसिस पे जैसे ही डॉक्यूमेंट मिले उसने पेमेंट कर देनी है, या फिर ये कि वो कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसको एक्सेप्ट करेगा तो वो पेमेंट करेगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे ही इशूअर बैंक के पास आता है वो उसको एक्सेप्ट करता है, और जो उसमें डेट लिखी होगी या जो पीरियड लिखा होगा उसके बाद वो उसको पेमेंट करेगा। ठीक है, या फिर ये कि डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, या ये कि बिल ऑफ एक्सचेंज की डिस्काउंटिंग के जरिए पेमेंट करे। ये भी तब बात आएगी आगे चल के कि किस तरह से होगा। वैसे बिल ऑफ एक्सचेंज की डिस्काउंटिंग पहले हमने शायद एक आध दफा डिस्कस किया था। अभी देख लेते हैं, इसका वैसे अलग से स्टैंडर्ड भी है। विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कि उस खास मुद्दत में वो पेमेंट करेगा, जो पेमेंट उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज में आ रही है। ऑन कंडीशन दैट द सेलर प्रेजेंट्स डॉक्यूमेंट्स फॉर द गुड्स कंफर्मिंग टू द इंस्ट्रक्शन, बशर्ते के
सेलर जो एक्सपोर्टर है वो डॉक्यूमेंट्स भेजे उस तरह से जैसे कि इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, किस उस डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होगा, ये सारी तफसीलात उसमें आ रही हैं और बैंक उसको चेक करेगा, स्क्रूटनी करेगा उन डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है। फिर इन ब्रीफ, मुख्तसरन ये, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट इज एन अंडरटेकिंग बाय बैंक टू पे सब्जेक्ट टू कंफर्मिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। मतलब मुख्तसरन ये कि डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट बैंक की तरफ से एक अंडरटेकिंग होती है कि वो पेमेंट करेगा अगर डॉक्यूमेंट्स मेरे पेश करदा इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हुए। ठीक है, इन शॉर्ट, मतलब बहुत ही मुख्तसर अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट का यही मतलब है। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट से कंफ्यूज ना हो, एलसी ही है कोई, मतलब इसमें इसका जो अ, वैसे नाम बनता है वो डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट है, लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट कॉमनली यूज किया जाता है। फिर 2/2 में प्रोसीजरल स्टेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट की बात कर रहा है कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट है, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट है, उसके मराहिल क्या क्या है। द स्टेज ऑफ कंक्लूडिंग, अब सबसे पहले तो देखें बायर और सेलर के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। द स्टेज ऑफ कंक्लूडिंग अ क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट, दिस स्टेज प्रेसीड्स क्रेडिट। ये जो स्टेज है ये एलसी से पहले का होता है। एंड द कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड इज यूजुअली अ सेल कॉन्ट्रैक्ट इन विच द सेलर, ये बेसिकली वो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा सेलर और बायर के दरमियान, कुछ खरीदने का मुआहदा होगा। ठीक है, इनके दरमियान कुछ एक पार्टी होगी जो बेच रही होगी, दूसरी पार्टी खरीद रही होगी। लेकिन ये आगे कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है। हाउएवर द कॉन्ट्रैक्ट में बी लीज कॉन्ट्रैक्ट, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, एजेंसी विद कमीशन और एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट। उमूमन देखें सेल के लिए, खरीद और फरोख्त के लिए एलसीज यूज होती है, लेकिन इन रेयर केसेस में भी लीज कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हो, या कोई एजेंसी प्रोवाइड करनी हो। अब जो सेलर, जो बायर है, वो बेसिकली एक एजेंट है और उसके बिहाफ पे काम कर रहा है उसको कमीशन मिलना है, मतलब सॉरी, जो एक्सपोर्टर की जगह पे आप एजेंट रख लें कि वो एजेंट है, उसको पेमेंट कर, मतलब उस यहाँ पर जो आपकी कंट्री में बैठा हुआ बैठी हुई पार्टी है, उसने पेमेंट करनी है, कमीशन देना है उस पार्टी को जो बाहर के किसी कंट्री में है। तो वो पार्टी कहती है कि नहीं, मुझे अपनी कमीशन को सिक्योर करने के लिए आप एलसी खुलवाओ। अब यहाँ पर देखें कोई खरीदो फरोख्त नहीं है, लेकिन फिर भी एलसी खुल सकती है। एलसी के लिए जरूरी नहीं कि खरीदो फरोख्त हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक की तरफ पेमेंट की ऑब्लिगेशन हो, उस पेमेंट को सिक्योर करने के लिए दूसरी पार्टी उससे बैंक गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट का मुतालबा कर सकती है। ठीक है। फिर आगे बात करते हैं द स्टेज ऑफ रिक्वेस्टिंग द ओपनिंग। अब पहले एलसी ओपनिंग से पहले कॉन्ट्रैक्ट का स्टेज था बायर और सेलर के दरमियान। फिर एलसी की रिक्वेस्ट का स्टेज आता है कि जिसमें बायर बैंक से ये रिक्वेस्ट करता है कि आप लेटर ऑफ क्रेडिट दे दें। एट दिस स्टेज द बायर रिक्वेस्ट द बैंक टू ओपन द क्रेडिट, वो एलसी ओपनिंग की दरखास्त करता है, सो दैट द सेलर कैन बी नोटिफाइड, ताकि सेलर को नोटिफाई किया जाता है। अब इसमें देखें नॉर्मली एलसी फॉर्म होता है जो कि कस्टमर साइन करके देता है, उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बहरहाल वो देता है। और एलसी खोलने से पहले बैंक एलसी की लाइन अप्रूव करता है। किसी भी फैसिलिटी में बैंक कोई लाइन, जाहिर है कोई फैसिलिटी दे रहा है, तो उसकी पूरी, उसका पूरा प्रोसीजर होता है जिसमें उसका प्रपोजल होता है, वो जाता है। ये सारी चीजें होती हैं। एलसी को नॉर्मली नॉन फंडेड फैसिलिटी कहते हैं। एक होता है फंडेड फैसिलिटी जिसमें बैंक फाइनेंसिंग देता है, जैसे कि नॉर्मली देता है। फिर कुछ होती है नॉन फंडेड फैसिलिटी जिसमें बैंक का फंड इन्वॉल्व नहीं होता, बैंक जाती तौर पर कोई फंड कस्टमर को नहीं देता, उसमें एलसीज भी आ जाती है, नॉन फंडेड फैसिलिटी होती है। ठीक है। आगे ये कहता है द स्टेज ऑफ इशूइंग क्रेडिट एंड नोटिफाइंग द सेलर। अगला स्टेज आता है कि जब एलसी हकीकत में खुलती है और सेलर को नोटिफाई किया जाता है। कहता है कि एट दिस स्टेज द बैंक इशूज एंड सेंड्स द लेटर ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट द बायर आइदर डायरेक्टली और थ्रू एन इंटरमीडिएरी बैंक। इस स्टेज पर बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है और वो भेजता है बायर को, या तो डायरेक्टली भेजता है उस बायर को, या फिर इंटरमीडिएरी बैंक, एक बैंक होता है जो कि एक्सपोर्टर का बैंक कह लें, उसके थ्रू वो भेजा जाता है। ठीक है। अच्छा, इसको नॉर्मली जो बैंक का एक्सपोर्टर का बैंक है उसको एडवाइजिंग बैंक भी कहते हैं, इंटरमीडिएरी बैंक के लिए एडवाइजिंग बैंक के लिए। फिर आगे बात आती है द स्टेज ऑफ एग्जीक्यूटिंग द क्रेडिट।
अब एक्चुअली मैं क्रेडिट एग्जीक्यूट करने का टाइम आया। पेमेंट मतलब क्रेडिट का मतलब है कि जब रियल में पेमेंट का टाइम आया, तो ये उसका मरहला बता रहे हैं। यानी इस तरह से इन्होंने चार मराहल बता दिए एलसी के। चौथे मरहले में द स्टेज ऑफ एग्जीक्यूटिंग द क्रेडिट। एट दिस स्टेज द बेनिफिशियरी प्रेजेंट्स द डॉक्यूमेंट स्टिपुलेटेड इन द लेटर ऑफ क्रेडिट टू द बैंक। इसको मैं आपको बता चुका हूँ कि इस स्टेज पर जो एक्सपोर्टर है वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करता है इशूइंग बैंक को। ठीक है, उसको वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करता है। अब डॉक्यूमेंट में होता क्या है, डॉक्यूमेंट में वो शिपमेंट के बाद जो बीएल होगा और पैकिंग लिस्ट होगी, मतलब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और इस तरह से कुछ जो बहरहाल जो इशुइंग बैंक जिन डॉक्यूमेंट्स का जिक्र करेगी ना, ये डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते कि एक सर्टेन बस यही भेजने। वो बेसिकली इशुइंग बैंक बता रहा होता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजने। तो एलसी ओपनिंग के वक्त वो एलसी जब ओपन करता है, एलसी जब भेजता है स्विफ्ट मैसेज के थ्रू, तो वो जो बैंक होता है उसको वो ये इंस्ट्रक्शन देता है, मतलब बेसिकली एक्सपोर्टर को इंस्ट्रक्शन देता है कि ये डॉक्यूमेंट्स लाजमी तौर पर होने चाहिए। तो वो शिपमेंट के बाद वो डॉक्यूमेंट्स जब आ जाते हैं तो एक्सपोर्टर अपने बैंक को देता है, एडवाइजिंग बैंक को देता है, और एक्सपोर्टर का बैंक फिर इंपोर्टर के बैंक को भेज देता है। ठीक है, ये जब प्रेजेंट होता है हमारे पास, तो फिर बैंक क्या करता है, द बैंक एग्जामाइंस देम इन अकॉर्डेंस विद द क्रेडिट कंडीशंस। कि बैंक उसको स्क्रूटनी करता है उन इंस्ट्रक्शंस के हवाले से जो कि उसने पहले से दी थी कि भाई ये डॉक्यूमेंट भेजने इस तरह से भेजने। इफ द डॉक्यूमेंट्स कंफर्म्स टू द इंस्ट्रक्शन द बैंक एक्सेप्ट्स देम, एग्जीक्यूट्स द क्रेडिट एंड डिलीवर द डॉक्यूमेंट टू द बायर। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये स्क्रूटनी करने के बाद ये पता चले कि भाई ये मेरी उसकी मुताबिक है, बैंक की हिदायत के मुताबिक ये डॉक्यूमेंट्स आए हैं और बिल्कुल ठीक है, तो वो कहता है कि बैंक क्रेडिट एग्जीक्यूट करता है, यानी जो पेमेंट टर्म्स है उस पर अमल करता है और डॉक्यूमेंट्स दे देता है बायर। डॉक्यूमेंट्स उन बायर को लेके जाता है अपने मतलब जो शिपिंग कंपनी है उसके पास लेके जाता है और फिर माल अपना छुड़ा लेता है जब वो वहां पर पहुंच जाए। उसमें फिर कस्टम भी ऑब्वियसली इन्वॉल्व होता है, प्रोसेस होता है पूरा। लेकिन शॉर्ट ये कि ये डॉक्यूमेंट जिसके पास होते हैं ना, जिसके पास भी ये डॉक्यूमेंट होंगे, गोया के वो उन गुड्स का मतलब उस उन गुड्स की पोजीशन उसके पास है। ठीक है, ये एक अहम नुक्ता है यहाँ पर कि जिसके पास डॉक्यूमेंट है उसकी पोजीशन उसके पास है। बैंक के पास वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो गोया बैंक के पास पोजीशन आ गई उन गुड्स की जिनको ये डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है। बैंक पेमेंट करने के बाद या अपने उस एलसी पर अमल करने के बाद फिर ये डॉक्यूमेंट्स दे देता है बायर को, और बायर फिर ले जाकर अपना माल छुड़वा लेता है पोर्ट से। बात क्लियर हो रही है? मैं अभी तक तो मोनोलॉग चल रहा है मेरा, आप लोगों को बात कहीं पर समझ नहीं आ रही तो आप या कोई पॉइंट आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नहीं सर, हमारे लिए तो मतलब ये प्रोसेस इजीली हमें पता ही है, इसलिए शायद हमारे तरफ से कोई कमेंट नहीं आ रहा है। नबील को भी आइडिया होगा, अगर किसी और को तो हाँ, मतलब इसलिए ये। मैं पूछ रहा हूँ कि देखें सबको आइडिया ऑब्वियसली होता नहीं है। हाँ, अगर क्योंकि किसी को एक्सपोर्ट और ट्रेड का नहीं होता आइडिया, तो हमें मतलब हाँ ये वर्ड्स भी और ये चीज़ें नोन है मेरे लिए, तो इसलिए मैं इतना इशू नहीं है इसके जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जो बैंकर्स क्रेडिट से या ट्रेड से मुंसलिक है उनके लिए तो नॉर्मली ये चीज़ें पता ही होती है। इवन जो शरिया से भी वाबस्ता होता है, क्योंकि शरिया में ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इसलिए उनको लिए। भी आइडिया होता है। बट सारे बैंकर्स को इतना डीपली आइडिया नहीं होता। लेकिन ये मोटी मोटी बातें ये अमूमन बैंकर्स को पता होनी चाहिए। मेरा ख्याल तो ये है कि ये तमाम बैंकर्स को पता होनी चाहिए कि जिसका मेरा भी ताल्लुक सर। बैंकिंग सर्विसेज से है। और इवन आपके जो जो फ्रंट लाइन पे बैठे हैं, समटाइम्स तो उनको भी ट्रेड का इतना ज्यादा आइडिया नहीं होता, हालांकि उनको सबसे ज्यादा पता होना चाहिए क्योंकि फ्रंट पे वो कस्टमर के बैठे हुए हैं। तो उनको अगर मार्केट करना है ट्रेड के लिए वो लेके आना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली ये सारी नॉलेज होगी तो वो लेके आएंगे। तो चलें आगे चलते हैं, अगर क्लियर है आई थिंक ये सब क्लियर ही होगा। फिर कहते हैं कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स देखें, वो उसने डॉक्यूमेंट भेज दिए लेकिन ये डॉक्यूमेंट हिदायत के मुताबिक नहीं है, नहीं ये बात नहीं करेगी। अगर इन केस इट इज नॉट द बैंक इंस्टीट्यूशन itself after the receipt of partial or full payment of the value or receive a deed of commitment to pay on the date of maturity so that the buyer is able to receive the goods represented by। अच्छा देखिए, वो बात ये कर रहा है कि जो बैंक है वो डॉक्यूमेंट तभी देगा जब उसको कस्टमर की तरफ से कोई
इस तरह की श्योरिटी आएगी, वो ऐसे मुंह उठा के डॉक्यूमेंट्स नहीं देगा। सही है, बैंक ने जमानत तो दी है कि मैं पेमेंट करूंगा और पेमेंट करेगा भी, लेकिन वो सबसे पहले तो उधर से कस्टमर से पेमेंट लेता है। अगर कोई फॉलो फैसिलिटी ना हो तो वो कस्टमर से ही वो पैसे लेगा। ठीक है, तो बैंक नॉर्मली क्या करता है, बैंक या तो उसकी पार्शियल पेमेंट या फुल पेमेंट रिसीव करता है उसकी एलसी की, उसके अगेंस्ट जो वैल्यू है, या फिर डीड ऑफ कमिटमेंट टू पे ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी, या कस्टमर से एक कमिटमेंट लेता है कि जब इसकी मेच्योरिटी आएगी, जब पेमेंट करनी होगी तो मैं पेमेंट करूंगा। ठीक है, तो उस उन इन शराइत पर बेस करते हुए बैंक उसको डॉक्यूमेंट देता है कि या तो कस्टमर पेमेंट कर दे उसी वक्त, अगर उसकी फॉरेन पेमेंट करनी है, जैसे एलसी एट साइट होता है, साइट एलसी होती है कि जिसमें डॉक्यूमेंट जैसे ही आते हैं पेमेंट करने होते हैं, पेमेंट करनी होती है। तो अगर ये साइट एलसी है तो फौरन ही कस्टमर से आप पेमेंट ले लेंगे और पेमेंट राउट कर देंगे। इसमें 7 दिन का आपके पास टाइम होता है एलसी एट साइट में, कि आप 7 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी है। तो या तो कस्टमर खुद पे करे तो बैंक को कोई जरूरत नहीं है पेमेंट, लेकिन कस्टमर ना करे तो बैंक बहरहाल उसको अपनी कमिटमेंट पूरी करनी है, बैंक की तरफ से तो गारंटी है, बैंक हर हाल में पेमेंट कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर ये फर्ज करें कि एलसी एट साइट नहीं है, एलसी यूजेंस एलसी है। यूजेंस एलसी का मतलब होता है ये पेमेंट के लिहाज से एलसी की किस्म है कि जब डॉक्यूमेंट मिले फौरन पेमेंट करनी है तो एलसी एट साइट होगा, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट मिले, अगर उस एलसी की टर्म्स कंडीशन ऐसी है कि डॉक्यूमेंट के इतने दिन बाद पेमेंट की जाएगी, 30 डेज बाद, 1 वीक बाद, 3 वीक्स बाद, 90 डेज बाद, तो ये एक आपको पेमेंट के लिए उस एक्सपोर्टर ने आपको एक क्रेडिट का टाइम दिया कि इतना, आप इतने टाइम बाद आप पेमेंट कर सकते हैं, उसको यूज एंड सेल्सी कहता है। तो यूज एंड सेल्सी में आप कस्टमर से कमिटमेंट लेंगे कि भाई ये आप ड्यू डेट पे आप पेमेंट करेंगे। तो बहरहाल ये बैंक का अपना जाती इंतजाम होता है, आई डोंट नो इन्होंने इसको इस तरह से क्यों लिखा है, ये बैंक की अपनी अरेंजमेंट होती है कि समटाइम्स कस्टमर पे उसका बिलीव होता है, एक लंबा एक पीरियड चल रहा है उसके साथ रिलेशन का, तो नॉर्मली अब हर बैंक की अपनी एक प्रैक्टिस हो सकती है। अच्छा, फिर ये बात करें कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स हिदायत के मुताबिक नहीं है, बैंक ने जो उसको इंस्ट्रक्शंस दी थी उसके मुताबिक नहीं है, जिसको हम टेक्निकल जबान में डिस्क्रिपेंट एलसी कहते हैं, कि इस एलसी में डिस्क्रिपेंसीज हैं, डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्रिपेंसीज हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि वो जो डॉक्यूमेंट भेजे गए वो हिदायत के मुताबिक नहीं था, या तो वो डॉक्यूमेंट उनमें से एक आध डॉक्यूमेंट कम है, या डॉक्यूमेंट हैं तो उसमें कोई खराबी ऐसी पाई जाती है जिस जो इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक नहीं है, या अदरवाइज कोई भी ऐसी खराबी उसमें पाई गई, तो बैंक रिजर्व द राइट टू एक्सेप्ट, या तो बैंक उसको कबूल करे, उसकी उसको डॉक्यूमेंट्स को एज इट इज जैसे कि प्रेजेंट किया गया है, या रिजेक्ट करे, उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, और सीक अमेंडमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, या फिर वापस उसको मैसेज भेजे कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना इसमें ये खराबी आप ठीक करके भेजे मुझे। ठीक है, तो सारी बात घूमती है डॉक्यूमेंट्स पे यहाँ पर, एलसी में सारी बात डॉक्यूमेंट्स की गिर्द घूमती है, यानी कि बैंक डील्स इन डॉक्यूमेंट्स नॉट इन गुड्स। उमूमन ट्रेड फाइनेंस में ये बात बैंकर्स को उनको रटाई जाती है, इवन जब वो ट्रेनिंग के स्टेज पे होता है। आई रिमेम्बर जब मैंने ट्रेनिंग ली थी, जब जो फर्स्ट बैंक मैंने ज्वाइन किया था, तो उसमें एमटीओ बैच का था मैं, तो वहां पर हमें ये बात रटा दी गई थी कि बैंक डील्स इन डॉक्यूमेंट्स नॉट इन गुड्स। तो बैंक यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में डील करता है, गुड्स में डील नहीं करता, जो डॉक्यूमेंट्स है उसके मुताबिक चल रहा होता है। तो अगर डॉक्यूमेंट्स ओके हैं तो इट मीन्स के सारी चीजें ओके हैं, बैंक को अमल करना है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई खराबी है, डिस्क्रिपेंसीज हैं, तो फिर बैंक को या तो एज इट इज एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, या फिर अमेंडमेंट की दरख्वास्त करे। वैसे बैंक खुद उमूमन ये चीजें नहीं कर रहा होता, क्लाइंट से एक्सेप्ट करवा रहा होता है नॉर्मली, क्योंकि बैंक के ये जाहिर है ऑब्वियसली ये चीज अपने ऊपर नहीं लेता, तो क्लाइंट से ही वो बेसिकली करवा रहे होते हैं, और बैंक उसके हिसाब से अमल करता है। कवरेज बाय कॉरेस्पॉन्डेंस। अच्छा ये देखें, समटाइम्स एलसी में एक से ज्यादा बैंक्स भी इन्वॉल्व होते हैं। वो यही बात करें कवरेज बाय कॉरेस्पॉन्डेंस, इफ मोर देन वन बैंक पार्टिसिपेट्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ क्रेडिट, द अकाउंट्स आर सेटल्ड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ कवरेज एग्रीड अपॉन बिटवीन द बैंक्स। तो उस सूरत में जो आपने तय किया है सिस्टम के इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, तो उसका आपको ख्याल रखना जरूरी है। और बैंक्स कौन से इन्वॉल्व हो सकते हैं, बस मोटी मोटी थोड़ी सी हम देख लेते हैं।
कि बाज दफा ऐसा होता है कि इम्पोर्टर के बैंक पर एक्सपोर्टर के बैंक को एतराज होता है या उसको ट्रस्ट नहीं होता। मसलन पाकिस्तान में इम्पोर्टर बैठा है और पाकिस्तान में वो एक छोटे से बैंक को लेके आता है। फर्ज करें, मिसाल दे रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बहरहाल एक बैंक लेके आता है जो कि उस एक्सपोर्टर, जैसे चाइना में चाइना से डील हो रही है, चाइना में एक्सपोर्टर बैठा है, उसने माल भेजना है, तो वो एक्सपोर्टर को या उसके बैंक को इस पाकिस्तानी बैंक पर एतबार नहीं है। तो लेकिन एक और बैंक है जिसके साथ चाइना का वो बैंक डील करता रहता है, उस पर उसको एतबार है। तो वो कहता है कि भाई आप ये इस बैंक की कंफर्मेशन ले आए। ठीक है ना, उसकी उसकी तब वो एक समझ लें कि उस बैंक की गारंटी होगी। पाकिस्तान के अंदर ये जो दूसरा बैंक बैठा है जो उसको कंफर्म कर रहा है उस एलसी को, बेसिकली वो इस दूसरे बैंक की एलसी को गारंटी गारंटी पे गारंटी है, ये समझ लें काउंटर गारंटी है एक तरह। उसको उस पर ट्रस्ट नहीं है, उस बैंक पे, इशूइंग बैंक पे, तो उसने एक एक कंफर्मिंग बैंक का मुतालबा कर दिया, और कंफर्मिंग बैंक आगे वो अपना कमीशन लेगा जो भी है, और वो कंफर्म करेगा इसके एलसी को। तो एक बैंक ये इन्वॉल्व हो सकता है। और दूसरा एडवाइजिंग बैंक है, फिर नॉमिनेटेड बैंक हो सकता है कि इशूइंग बैंक कहे, इम्पोर्टर का बैंक कहे कि मैं उस एक्सपोर्टर के बैंक को नहीं भेजूंगा, उस कंट्री में मेरा एक बैंक है जो मेरा एक नॉमिनेटेड बैंक है, उसके साथ मेरी डीलिंग अच्छी है या जो भी है, उसके जो टर्म्स कंडीशन ऑलरेडी उस नॉमिनेटेड बैंक के साथ होंगे, तो वो उसको पेमेंट भेज देता है। तो जो सेलर है, एक्सपोर्टर है, वो एडवाइजिंग बैंक के बजाय उस नॉमिनेटेड बैंक के पास जाता है। तो इस तरह से मुख्तलिफ बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। तो इसमें निगोशिएटिंग बैंक भी होता है, रीइंबर्सिंग बैंक भी होता है। लंबा टॉपिक है, इसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस ये कि अगर वो कह रहे हैं कि एक से ज्यादा बैंक इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो हर बैंक अपने अपने उस के मुताबिक अमल करेगा जो उसके ऊपर जिम्मेदारी है। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। एलसी की टाइप्स बता रहा है। एलसी की टाइप्स कौन कौन सी हैं? वो कह रहा है कि सबसे पहले बेसिक क्लासिफिकेशन, कि बुनियादी एलसी की इकसाम ये है: डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द अंडरटेकिंग इनटू टू टाइप्स। वो कहता है कि अंडरटेकिंग की स्ट्रेंथ, मजबूती के हिसाब से उमूमन इसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है: रिवोकेबल एलसी, रिवोकेबल क्रेडिट, और इररिवोकेबल क्रेडिट, इररिवोकेबल एलसी। देखिए, ये जो स्टैंडर्ड है ना, ये काफी पुराना है। लेट मी सी, ये कब जारी हुआ? 2003 में जारी हुआ था। अब 2003 में यूसीपी 500 लागू था। यूसीपी 500 लागू था, तो यूसीपी 500 में रिवोकेबल एलसी की इजाजत थी। तो रिवोकेबल एलसी हुआ करती थी। अब रिवोकेबल वैसे क्या है, ये पहले बता दूं। रिवोकेबल एलसी वो है जिसमें, जिसको इशुइंग बैंक जो इशू कर रहा है, वो कभी भी इसको रिवोक कर सकता है, उसमें किसी भी किस्म की तब्दीली कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है, बेनिफिशियरी को बताए बगैर। यानी उसने मांगा था इससे कि भाई तुम बैंक की जमानत ले आओ, एलसी खुलवाओ बैंक से। एक्सपोर्टर ने इंपोर्टर को कहा, और जो जब वो एलसी खुलवा के ले आए तो रिवोकेबल एलसी थी। रिवोकेबल एलसी में वो जब चाहे बैंक, इशूइंग बैंक, कोई भी तब्दीली कर दे उस एलसी में, या कैंसिल कर दे उसको बताए बगैर। तो ये बड़ा एक रिस्की सा, रिस्की एलसी होती थी। इसमें बहरहाल फायदा तो था नहीं, उसने तो अपना रिस्क मिटिगेट करने के लिए उसको कहा था। तो इस वो रिवोकेबल एलसी में जो सेलर है वो एक्सपोज हो जाता है। उस वक्त इसकी इजाजत थी यूसीपी 500 में। अब ये कुछ यूसीपी 500 कोई बताएगा? यूसीपी 500 600 क्या होता है? सर सर एग्जैक्टली याद ये नहीं है लेकिन यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिसेस हैं जो आईसीसी इशू करता है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और ये इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेबल हैं। जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट की क्रेडिट की बात आएगी तो हम उसी के अकॉर्डिंगली इसको देख रहे होते हैं। सही, तो अभी बिल्कुल ठीक है। लेटेस्ट ये, चल रहा है वो यूसीसी 600 चल रहा है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये यूसीपी, यूनिफाइड कस्टमरी प्रैक्टिसेस, यूसीपी, और ये इशू करता है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आईसीसी, जिसमें जी रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन किए जाते हैं। बेसिकली इसकी जरूरत इसलिए पेश आई थी कि दो डिफरेंट कंट्रीज की जुरिस्डिक्शन में ये अमल अंजाम पा रहा है, तो उसमें डिस्प्यूट्स खड़े हो जाते थे कि भाई मेरा रिस्क कहाँ से शुरू होगा, तुम्हारा रिस्क कहाँ पर होगा। तो इस तरह की काफी इश्यूज थे, और उसमें फिर जो टर्म्स कंडीशंस थी, एलसी की क्या टर्म्स कंडीशंस हो सकती हैं, वो सारी चीजें इसमें बयान होती हैं। पहले यूसीपी 500 था, आ, फिर यूसीपी 600 2007 से ऑनवर्ड आई थिंक आया, 2007 से मेरे ख्याल से ये यूसीपी 600 जी अप्लाई जी हो गया। 2007 से ऐसा ही है।
सही है। यूसीपी 600 2007 की है और अभी तक यूसीपी 600 ही चल रहा है। लेकिन जो पुराना था यूसीपी 500, तो उसमें रिवोकेबल एलसी की गुंजाइश होती थी, इसलिए उसका इशू होता था। अब जब यूसीपी 600 आया तो बाय डिफॉल्ट हर एलसी इरिवोकेबल होगी, उसमें रिवोक करने का राइट आपके पास नहीं है, उसमें अमेंड करने का, कैंसिल करने का विदाउट द कंसेंट ऑफ द एक्सपोर्टर, ये इसकी इजाजत नहीं है इसमें। मतलब इसमें ये गुंजाइश नहीं है। अगर हाँ, अगर वो फिर भी टर्म्स कंडीशंस रिवोकेबल वाली रख लें तो यूसीपी 600 को एतराज नहीं होगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट हर एलसी जो खुलेगी ना वो इरिवोकेबल खुलेगी। तो ये स्टैंडर्ड थोड़ा सा पुराना है, 2003 का। अभी मैंने डेट चेक की है, 2003 की है। तो तभी वो रिवोकेबल की बात कर रहे हैं। आजकल हर एलसी रिवोकेबल ही होती है। सबसे पहले ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, ये एलसी की टाइप्स बता रहा है, कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं। तो ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट क्या होता है, किसी को आइडिया है? नो आइडिया। सर जहाँ पे जो चले बेनिफिशियरी, मैं बता देता हूँ ट्रांसफरेबल। तो जी जी बताएं। ट्रांसफरेबल एलसी नहीं होता है कि जहाँ पे जो एप्लीकेंट है उसको ये राइट हासिल होता है कि वो एलसी जो है वो किसी और को ट्रांसफर कर दे। आई थिंक जो उसकी लाइबिलिटी वगैरह वो कोई और पे दूसरी बात करेगा। आपकी सही है, लेकिन एप्लीकेंट नहीं करता यहाँ पर। यहाँ पर बेनिफिशियरी करता है। बेनिफिशियरी करता है, एप्लीकेंट नहीं करता। बाकी आपकी बात सही है, ट्रांसफर होता है। इसमें बेसिकली होता ही है कि एलसी खुल गई, एक जाहिर है, एक एक्सपोर्टर है, एक इम्पोर्टर है। तो एक्सपोर्टर ने कहा कि मैं अपनी एलसी का या तो फुल वैल्यू या फिर उसका एक पार्शियल वैल्यू वो मैं किसी और को ट्रांसफर कर दूं, यानी कि वैल्यू उसको फिर पेमेंट चली जाएगी उस परसेंटेज के हिसाब से। अब होता क्या है, ये नॉर्मली करते हैं ट्रेडर्स। जैसे दुबई में एक पार्टी बैठी है, उसका काम ये है कि वो दुनिया भर से ऑर्डर्स को जमा करता है, ठीक है, और फिर वो निगोशिएट करता है। चाइना में बैठा है मैन्युफैक्चरर, उसके साथ वो नेगोशिएट करता है। वुमन ट्रेडर्स ये इस तरह की एलसीज करते हैं। अब फर्ज करें कि बायर है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो बायर है, जो इंपोर्टर है, वो पाकिस्तान में बैठा है। वो एलसी खोलता है। उस दुबई की पार्टी जो बैठा है वहां पर, जो माल प्रोवाइड करता है, उसके नाम पे एलसी खोल दी। यूं फर्ज करें कि $1 लाख की एलसी खोल ली उसने। अब ये जो एलसी, जो दुबई में पार्टी बैठी है, उसने यहाँ पाकिस्तान में जो बैंक है, फर्ज करें कि मीजान बैंक है, उसको ये कहा, इशूइंग बैंक मीजान है, फर्ज करें, और वो दुबई में बैठा है। उसने पाकिस्तान के बैंक को कहा, इंपोर्टर के बैंक को, कि ये जो 1 लाख एलसी, 1 लाख की एलसी है, उसमें से 80,000 आप उसकी पेमेंट जो है वो मैं ट्रांसफर करता हूँ। वो चाइना में बैठा हुआ है, असल मैन्युफैक्चरर तो वो है, आप उसको 80,000 उसको भेजें। यानी अपनी एलसी का 80,000 के, $80,000 के करीब जो वैल्यू है उसने ट्रांसफर कर दी उस चाइना वाली पार्टी को, और 20,000 वो खुद रख लेगा। अब जब शिपमेंट होगी तो चाइना से डायरेक्टली पाकिस्तान में शिपमेंट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब पेमेंट होगी तो 80,000 चाइना वाली पार्टी को चले जाएंगे, 20,000 दुबई वाली पार्टी को चले जाएंगे। काइंडली लिंक को दोबारा ज्वाइन कीजिएगा।